नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं अवधेश और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विश्लेषण। न शोर शराबा, न हंगामा, सिर्फ खबर और उसकी पूरी पड़ताल। न पक्ष न विपक्ष, सिर्फ आपसे जुड़े मुद्दे और उनके अंदर का हाल, और इसी कोशिश का नाम है विश्लेषण। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए विश्लेषण। आज विश्लेषण में सबसे पहले आपको दिखाते हैं वो यूपी जहां हर एक चुनाव बेहद मायने रखता है। छोटे से छोटे चुनाव को साख की लड़ाई माना जाता है। इसलिए विधान परिषद के उपचुनाव में सपा और भाजपा दोनों ने पूरी ताकत लगाई। अखिलेश ने आदिवासी कार्ड खेला, पर एमएलसी के पिच पर वो खुद ही हिट विकेट हो गए। और यकीन मानिए, इसकी वजह जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे, क्योंकि वो चुनाव जिसमें तमाम चुनाव प्रबंधकों की बड़ी टीम रहती है, जिनकी अहमियत आला कमान के लिए रहती है, उसमें प्रत्याशी का नामांकन उम्र के चलते निरस्त हो जाए तो सवाल उठना लाज़मी। यूपी का वो सियासी समर जिसमें फतह के लिए अपनी अपनी दमदार दावेदारी शक्ति प्रदर्शन के जरिए दिखाई गई। परिषद का वो पराक्रम युद्ध जिसकी बिसात केसरिया योद्धाओं ने विजय श्रृंखला को बनाए रखने के लिए बिछाई, तो दूसरी तरफ समाजवादी सूरमाओं ने इस मुकाबले को साख की लड़ाई बनाने की कोशिश की। लेकिन जबरदस्त लग रही इस जंग में अखिलेश यादव हिट विकेट हो गए। 11 अगस्त को होने वाले विधान परिषद के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को झटका लगा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने आदिवासी कार्ड खेलते हुए जिस कीर्ति कोल को अपना उम्मीदवार बनाया था, उनका पर्चा निरस्त हो गया है। और इसके पीछे वजह यह रही कि कीर्ति कोल ने अपने नामांकन पत्र में अपनी उम्र 28 वर्ष बताई है, जबकि विधान परिषद का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम जो उम्र है वो 30 वर्ष होनी चाहिए। ऐसे में भाजपा के दोनों उम्मीदवारों की निर्विरोध जीत तय मानी जा रही। जब सदस्य विधान परिषद का चुनाव हुआ, उनको ये अच्छी तरह पता था कि हमारे पास मतों की संख्या पर्याप्त नहीं है, हमारा प्रत्याशी चुनाव हारेगा। फिर भी एक आदिवासी बहन को उन्होंने मानसिक रूप से प्रताड़ना पहुंचाने का काम किया। और आज जो पर्चा खारिज हुआ है, तो मैंने जो पहले लाइन कही, जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। आप नॉमिनेशन प्रपत्र में भरते समय भी सतर्क नहीं है, आपने बड़ी त्रुटि करी है। लखनऊ के सियासी गलियारों में सुलगते सवाल नामांकन के वक्त से तैर रहे हैं, क्योंकि प्रदेश भाजपा का शीर्ष नेतृत्व अग्रिम मोर्चे पर नजर आया। वहीं अखिलेश यादव ने दूरी बनाए रखी। अब कटघरे में सपा की तरफ से चुनाव प्रबंधन का दारोदार संभालने वाले आ चुके हैं, क्योंकि इस चूक ने सत्तारूढ़ दल को एक बार फिर से जुबानी हमला साधने का मौका दे दिया है। देखिए, दिग्गज लोग होना बड़ी बात नहीं है, उनकी सोच और समझ होना सबसे ज्यादा उपयोगी होता है। तो जिसको इस बात का पता ही नहीं है कि उम्र की सीमा क्या है, कितने उम्र तक का पर्चा भराया जा सकता है, सिर्फ नकारात्मक अगर सोच हमारे अंदर रहेगी, तो फिर हम जो उसके नियम कानून हैं उसको भी हम ताक पे लटके काम करेंगे। इस तरह की लापरवाही हैरान करने वाली इसलिए है क्योंकि विधानसभा के कुरुक्षेत्र में शिकस्त के बाद विधान परिषद में होने वाले रण से उपचुनाव तक साइकिल की रफ्तार धीमी पड़ती गई। अब कीर्ति के सहारे परसेप्शन की बाजी से बाजीगर बनने की कोशिश भी नाकाम हो गई, जबकि मकसद नाराज सहयोगियों को साधने और गठबंधन के कच्चे धागों को मजबूत करने का था। यही वजह है कि अब तंज पहले से ज्यादा तीखे हो गए हैं। अरुण राजभर ने ट्वीट किया, कोई तो चुनाव गंभीरता से लड़ लेते, राजनीतिक अपरिपक्वता फिर सामने आ गई। एमएलसी उपचुनाव में सपा प्रत्याशी कीर्ति कोल का पर्चा खारिज। आदिवासी हितैषी होने का ढोंग रचने की जल्दबाजी में अपने प्रत्याशी की आयु देख नहीं पाए। ये आदिवासियों को अपमानित करने की साजिश थी, जो अब उजागर हो गई। इस बारे में मैं बहुत नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मैं अभी आपके बीच में हूँ। सारे तथ्य सामने आए होंगे। इस पर माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे नेता सदन जो भी निर्णय लेना होगा लिए होंगे, जो भी कारण होगा वो बताए होंगे। हम लोग तो आपके बीच में हैं, अपने कार्यकर्ताओं के बीच में हैं, इस विषय पर मैं कुछ बता नहीं पाऊंगा। जाहिर है कोई दलील काम नहीं आने वाली।
क्योंकि हार जीत से पहले ही सपा की उम्मीदें चकनाचूर हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो तस्वीर भले ही साफ है, पर विधान परिषद उपचुनाव की ये जंग दिलचस्प है। ठीक उसी तरह जैसे मुख्यमंत्री योगी से अखिलेश के चाचा रामगोपाल यादव की मुलाकात, क्योंकि सोमवार को दोनों के बीच 22 मिनट लखनऊ में सीएम आवास पर बातचीत हुई। इसके बाद राजधानी के सियासी गलियारों में जबरदस्त अटकलों का दौर शुरू हो गया। विरोधियों की तरफ से दावे कई तरह के किए गए, पर अब इस हाई प्रोफाइल बैठक की पूरी इनसाइड स्टोरी आपको बताते हैं। रामगोपाल यादव और सीएम योगी की एक मुलाकात ने यूपी के सियासी गलियारों में भूचाल ला दी, क्योंकि ये मुलाकात किसी और के बीच नहीं बल्कि अखिलेश यादव के सबसे भरोसेमंद चाचा रामगोपाल यादव और सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच हुई। सोमवार की शाम लखनऊ से जब दोनों की मुलाकात की खबरें सामने आई तो अटकलों का दौर शुरू हो गया। इससे अखिलेश को दूसरे चाचा की तरफ से मिलने वाला करारा झटका तक बताया जाने लगा। विरोधियों ने तो मोर्चा खोला, साथ ही नाता तोड़ने वालों ने भी मौका देख जुबानी हमलों की बौछार कर दी। समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को ये बताना चाहिए कि आदरणीय प्रोफेसर साहब मुख्यमंत्री जी से कल मुलाकात की है। मुख्यमंत्री जी सबके हैं, मुलाकात होनी भी चाहिए, लेकिन कौन ऐसी मुसीबत आ गई कि आदरणीय प्रोफेसर साहब को चोरी छिपके से मुलाकात करनी पड़ी। यादव सिंह वाले प्रकरण में रामगोपाल खुद, उनका लड़का पूर्व सांसद और उनकी पुत्र वधू तीनों फंसे पड़े हैं, और उस जांच को ख़त्म कराने के लिए माननीय मुख्यमंत्री से मिलने के लिए गए रामगोपाल जी। रामगोपाल जी का अपना ये है कि मैं बचूं, मेरा पुत्र बचे और मेरी पुत्र वधू, मेरा परिवार बचे। वो इतना स्वार्थी आदमी है। अखिलेश भी तो उनके परिवार के हिस्से हैं। अखिलेश को परिवार का कहाँ मानते हैं? अखिलेश को परिवार का मानते हैं? अखिलेश को तो बर्बाद कर दिया रामगोपाल ने। ये डरे हुए हैं, इसलिए वहां जाकर सड़म गच्छामी कर रहे हैं। अब तो समझ में आ गया। अब वो लोग कहाँ थे, बिल से निकले बाहर, चोरी चोरी चुपके चुपके किससे मिलने जा रहे हैं। अब बोली नहीं आ रही है, अब बाहर आके कैमरे पर भी बोल नहीं पा रहे हैं और ट्वीट कर रहे हैं कि कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है तो जा रहे हैं। यही बात माननीय ओम प्रकाश राजभर जी सरकार नहीं बनी उसके बाद से कार्यकर्ताओं के लिए कहने लगे तो इन लोगों को बुरा लग रहा था। देखिए, ये मुलाकात मुझे संदिग्ध लग रही है। इसलिए मुझे संदिग्ध लग रही है क्योंकि प्रोफेसर रामगोपाल जी अगर मिलने गए तो पहले से टाइम लिया, पहले से प्लानिंग बनी होगी, तो उस समय समाजवादी पार्टी के पेज पे क्यों नहीं दिखाया गया कि आज प्रोफेसर साहब इन मुद्दों पर मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे। ये कह रहे हैं कि पिछड़ों और मुसलमानों पर एक तरफा मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं और फर्जी मुकदमे वापस ले सरकार, इसलिए मुलाकात की है। 22 मिनट की मुलाकात, तमाम जो उनके कार्यकर्ताओं पर मुकदमे हुए इसलिए उन्होंने ये मुलाकात की। क्या आदरणीय आजम साहब के ऊपर सही मुकदमे दर्ज हुए थे? फर्जी मुकदमे उनके ऊपर भी दर्ज हुए थे। पर एबीपी गंगा आपको सिर्फ सच बताएगा। हम बताएंगे आपको 22 मिनट तक चली इस अहम मुलाकात की इनसाइड स्टोरी क्या है। दरअसल सपा के चाणक्य कहे जाने वाले रामगोपाल यादव बगैर कुछ कहे सीएम से मिलकर रवाना हो गए, लेकिन विरोधियों की तरफ से शब्द बाण चलाए जाने लगे तो पार्टी की तरफ से ट्वीट भी किया गया। सपा के ट्विटर हैंडल से ट्वीट हुआ। समाजवादी पार्टी के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से लखनऊ में मुलाकात की। प्रदेश भर में पिछड़ों और मुसलमानों पर एक तरफा फर्जी मुकदमे दर्ज कर उनके उत्पीड़न के संदर्भ में बात की। फर्जी मुकदमों को वापस ले सरकार। राजनीति में मिलना जुलना लगा रहता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से कोई आवश्यक काम के लिए, जन समस्या के लिए मिलता है तो इसमें समझता हूँ इसको बात को इतना बतंगड़ क्यों बनाया जा रहा है। जो दिखाई, जो समाचार पत्रों के माध्यम से, आपके चैनलों के माध्यम से जानकारी मिल रही है वो यही है। कुछ सवाल थे, इन सवालों को लेकर के रामगोपाल जी मिले हैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न के सवाल पर, और मैं समझता हूँ इससे अलावा इसमें और कुछ नहीं है। असल बात तो यह है कि रामगोपाल यादव एटा के
रामेश्वर सिंह यादव के परिवार वालों की परेशानी को लेकर सीएम के आवास पहुंचे थे, जिसका जिक्र उन्होंने अपनी उस चिट्ठी में भी किया जिसमें पहली ही लाइन में साफ साफ लिखा है, मैं ये पत्र एटा जिले के पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह और उनके परिजनों के अकारण उत्पीड़न को रोकने के लिए लिख रहा हूं। दरअसल रामेश्वर यादव को रामगोपाल यादव का करीबी माना जाता है। रामेश्वर यादव समाजवादी पार्टी से 3 बार विधायक रहे। रामेश्वर और उनके भाई जोगेंद्र यादव पर करीब 80 केस दर्ज हैं। सरकारी जमीन कब्जा करने के मामले में गैंगस्टर एक्ट के अलावा अन्य धाराओं में केस दर्ज है। 29 करोड़ की संपत्ति को जब्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करने के लिए श्रीमती सोनिया गांधी जी आ सकती हैं, यहाँ के रायबरेली के सांसद हैं, या उत्तर प्रदेश का कोई व्यक्ति आ सकता है। देश के दूसरे राज्यों से, विदेश से तमाम सारे राजनयिक आते रहते हैं, तो आना जाना मिलना ये तो एक शिष्टाचार का पक्ष है। आए होंगे मिलने के लिए, मुझे तो मालूम भी नहीं है, आप उसको खबर समझ रहे हैं, लेकिन मैं खबर नहीं समझता। कोई भी आ सकता है, कोई भी मिल सकता है। बसपा के जमाने से ही पूर्व विधायक रामेश्वर यादव, जोगिंदर सिंह यादव और उनकी पत्नी के साथ साथ पूरे परिवार पर दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं, जिसका जिक्र रामगोपाल यादव ने अपनी चिट्ठी में भी किया है। योगी सरकार में गैंगस्टर एक्ट के तहत भी इस परिवार पर कार्रवाई हुई और अब इस परिवार को पुलिस कार्रवाई से बचाने की गुहार सीधे रामगोपाल यादव ने लगाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। सियासत में हर तस्वीर मायने रखती है, इसलिए पूरा सच जाने बगैर विरोधियों ने रामगोपाल और सीएम की मुलाकात पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। अब आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसे योगी की रामराज्य शपथ में तैयार किया जा रहा है 2024 का भक्ति पथ, क्योंकि दिव्य और भव्य काशी की तर्ज पर अब बारी भगवान की राम की जन्मभूमि अयोध्या के कायाकल्प की है। ये महादेव की भव्य और दिव्य काशी है, जिसकी संस्कृति और विरासत को आधुनिक विकास के पंख से सजाया संवारा गया। ये विराट काशी कॉरिडोर इसी विकास पथ की सबसे बड़ी मिसाल है। अब योगी राज में ऐसी ही सौगात भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या को भी मिलने वाली है। मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक के दौरान अयोध्या में विशाल कॉरिडोर की सौगात राम भक्तों को देने का फैसला हुआ। सीएम ने इस कॉरिडोर के बारे में अपने सहयोगी मंत्रियों को विस्तार से समझाया। इस योजना के जरिए संपूर्ण अयोध्या का कायाकल्प किया जाएगा। राम जन्मभूमि मंदिर से जुड़ने वाली अयोध्या की तमाम सड़कों को चमक दी जाएगी। इसके लिए 797 करोड़ की महा स्कीम पर मुहर लग गई है। पिछली कैबिनेट में पिछले दिनों 18 नई नगर पंचायतों का गठन हुआ, 18 का सीमा विस्तार हुआ और 2 नगर पालिकाओं का भी विस्तार हुआ था। तो इस प्रकार 734 में 18 नए नगर निकाय जुड़ गए थे और आज के निर्णय से डेरवा बाजार प्रतापगढ़ का एक नई नगर पंचायत के रूप में सृजन हुआ है। तो इस प्रकार कुल मिलाकर के 752 होते हैं, जिनमें से 753 होते हैं, जिनमें से एक प्रस्ताव के तहत 2 नगर पालिका और पंचायत का अस्तित्व खत्म हुआ है। तो आज की स्थिति में, अभी की स्थिति में, आज के निर्णय के बाद हमारे कुल 751 नगर निकाय रह जाते हैं। ये कॉरिडोर राम जन्मभूमि के मुख्य मार्ग से हनुमानगढ़ी तक बनेगा। पूरा मार्ग चौड़ा किया जाएगा। लक्ष्य पर्यटन को इस तरह बढ़ावा देना है कि दुनिया से कोई भी श्रद्धालु आसानी से अपने आराध्य के दर्शन कर सके। सादतगंज से नया घाट तक 12.94 किलोमीटर लंबी सड़क का विस्तार होगा। इसे स्मार्ट तर्ज पर विकसित किया जाएगा। इसका रूट सादतगंज से नया घाट मार्ग और सुग्रीव किला होते हुए श्री राम जन्मभूमि मंदिर तक का होगा। पूरी सड़क 4 लेन की बनाई जाएगी। इतना ही नहीं, इस संकल्प को साकार देने के लिए सड़क के दोनों किनारों पर बिजली, सीवर से लेकर साज सज्जा भी की जाएगी।
3 नगर पंचायतों का विस्तार हुआ है, जिनमें फतेहपुर जिले की खागा है, शाहजहांपुर जिले की निगोही है और सोनभद्र जिले की सोनभद्र है। ये 3 हो गए। उसके बाद 7 बुलंदशहर की अनूपशहर नगर पालिका परिषद का विस्तार हुआ है, गाजियाबाद की मोदी नगर, गाजियाबाद की मुरादनगर, गाजियाबाद की लोनी, शामली की कैराना और मुजफ्फरनगर की खतौली, इन नगर पालिकाओं का भी विस्तार हुआ है। इस रोड के लिए जिन स्थानीय लोगों और दुकानदारों की जमीन ली जाएगी उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। योगी सरकार की कोशिश है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले राम जन्मभूमि कॉरिडोर भी बनकर तैयार हो जाए, जबकि राम मंदिर का गर्भगृह दिसंबर 2023 तक बनकर तैयार हो जाएगा। आरोगी 111B टेढ़ी बाजार राम जन्मभूमि के नाम से जानते हैं इसको। हमारे क्षेत्र निर्माण इकाई अयोध्या से बनाया गया। टोटल लेंथ है 638 मीटर, जिसमें क्षेत्र निगम का भाग है 562 मीटर। वर्तमान में आपने पार्किंग की बात करी है, तो अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा इस समय वर्तमान में 5 जगहों पर पार्किंग का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें प्रमुख रूप से जिसको टेढ़ी बाजार कहते हैं, उसमें टेढ़ी बाजार के जंक्शन के पूर्वी तरफ एक पार्किंग का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें 214 दुकानें होंगी और उसमें 9 डॉर्मेट्रीज बनाई जाएंगी। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर का उद्घाटन किया था। मिर्जापुर में विंध्यवासिनी कॉरिडोर का काम तेजी से चल रहा। अब योगी सरकार अयोध्या को भव्य और दिव्य बनाने में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। शहरों के विकास में जितनी भूमिका विकास प्राधिकरण की होती है, उतनी ही नगर निकायों की। हर शहर को स्मार्ट बनाने और उससे ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए आज बड़ा फैसला किया गया। कैबिनेट मीटिंग में कुछ नए नगर निकाय को मंजूरी मिली है, तो 3 नगर पंचायतों का विस्तार हुआ है। पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी यूपी तक के कई निगम इसमें शामिल हैं। वाराणसी नगर निगम का दायरा बढ़ने वाला है। योगी कैबिनेट ने इस पर मोहर लगा दी है। सीमा विस्तार के बाद वाराणसी नगर निगम में रामनगर नगर पालिका को भी शामिल करने का फैसला हुआ है। इसके साथ ही शुजाबाद नगर पंचायत को भी वाराणसी नगर निगम में शामिल कर लिया गया है। पिछली कैबिनेट में पिछले दिनों 18 नई नगर पंचायतों का गठन हुआ, 18 का सीमा विस्तार हुआ और 2 नगर पालिकाओं का भी विस्तार हुआ था। तो इस प्रकार 734 में 18 नए नगर निकाय जुड़ गए थे और आज के निर्णय से डेरवा बाजार प्रतापगढ़ का एक नई नगर पंचायत के रूप में सृजन हुआ है। तो इस प्रकार कुल मिलाकर के 752 होते हैं, जिनमें से 753 होते हैं, जिनमें से एक प्रस्ताव के तहत 2 नगर पालिका और पंचायत का अस्तित्व खत्म हुआ है। तो आज की स्थिति में, अभी की स्थिति में, आज के निर्णय के बाद हमारे कुल 751 नगर निकाय रह जाते हैं। पहले राज्य में 734 नगर निकाय थे। पिछले कैबिनेट में 18 नई नगर पंचायतों का गठन हुआ। 18 नगर पंचायतों का सीमा विस्तार किया गया था। साथ ही 2 नगर पालिका परिषद का भी विस्तार किया गया था। अब योगी सरकार ने प्रतापगढ़ की डेरवा बाजार को नई नगर पंचायत के रूप में वजूद में लाने का प्रस्ताव पास किया है। इसके साथ ही फतेहपुर की खागा, शाहजहांपुर की निगोही और सोनभद्र की सोनभद्र नगर पंचायत के विस्तार को मंजूरी दी गई है। साथ ही नगर पालिका परिषदों के विस्तार पर भी मुहर लगाई गई है। जरा इस लिस्ट पर गौर करें। बुलंदशहर की अनूपशहर, गाजियाबाद की मोदी नगर, मुरादनगर, लोनी, शामली की कैराना और मुजफ्फरनगर की खतौली समेत कई नगर पालिका परिषदों के विस्तार को मंजूरी मिल गई है। अब इन तमाम नगर निगमों, नगर पंचायतों और नगर पालिका परिषदों में मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना के तहत विकास के बड़े काम किए जाएंगे। इसके लिए मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। जनप्रतिनिधियों की सलाह से यहाँ रोड, ड्रेनेज, स्ट्रीट लाइट और कम्युनिटी हॉल के निर्माण के साथ ही जगह जगह टॉयलेट्स भी बनाए जाएंगे। पार्क से लेकर ओपन जिम तक की सुविधा दी जाएगी। पूरी तैयारी इस बात की है कि छोटे शहरों के लोगों को भी वो तमाम सुविधाएं हासिल हों जो महानगरों में मिलती हैं।
एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से अनुभव शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए अब आपको दिखाते हैं एक ऐसी खबर जिसके बारे में आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे, क्योंकि एक बच्चा स्कूल में मोबाइल लेकर चला गया, टीचर ने पकड़ लिया। आरोप है कि उसे स्कूल से सस्पेंड कर दिया गया। मम्मी स्कूल गई तो बाद में आने को कहा गया और पापा गए तो बच्चे के सामने ही पिता को फटकार लगाई। खबरों के मुताबिक वो मासूम माँ बाप की बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर पाया और आत्महत्या कर ली। तस्वीरों में नजर आने वाले इस मासूम का नाम मयंक है। वाराणसी के लंका में मौजूद सिरगोवर्धन में रहने वाले इस बच्चे ने अपने ही घर में आत्महत्या कर ली। 15 साल के इस छात्र की सुसाइड की कहानी स्कूल और मोबाइल फोन के इर्द गिर्द घूम रही है। परिजनों का आरोप है काशी हिंदू विश्वविद्यालय के केंद्रीय विद्यालय में पढ़ने वाला उनका बच्चा गलती से स्कूल में मोबाइल लेकर चला गया था, जिसके बाद उसे 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया गया। इसके साथ ही पिता को स्कूल में बुलाकर बेटे के सामने ही फटकार लगाई गई थी, जिसके बाद से छात्र परेशान था। कल मेरा पीटीएम है, मुझको बहुत डर लग रहा है। स्कूल जाऊंगा तो सारे बच्चे मुझको चिढ़ाएंगे कि मैं 7 दिन के लिए सस्पेंड हो गया था। मेरी मम्मी लास्ट ईयर कोरोना में डिप्रेस हो गई थी, डिप्रेशन की पेशेंट है। इसकी वजह से वो और डर गया था कि मम्मी भी साथ में पीटीएम में जाएंगी तो ये सारी बातें सुनेंगी तो मम्मी और परेशान हो जाएंगी। 9वीं के छात्र मयंक के सुसाइड के बाद छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। बच्चे स्कूल के गेट पर जमा हो गए, साथ ही छात्र को न्याय दिलाने की मांग की गई। छात्रों ने कहा वाइस प्रिंसिपल को सस्पेंड किया जाए, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। यहाँ के प्रधानाचार्य लगातार जब से 4 सालों से आए हुए हैं तब से छात्रों के साथ गाली गलौज मारपीट 50 थप्पड़ मारते हैं एक छात्र को। ये पहली बार स्ट्राइक नहीं, इनके आने के दूसरे महीने में पहला स्ट्राइक हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए इतना यहाँ पे मन बढ़ा हुआ है। हमारी मांग है दिवाकर सिंह और गीता सिंह को जेल होना चाहिए। हमारे स्कूल का भाई था मयंक यादव, उसकी कोई गलती नहीं थी। छात्र ने सुसाइड किया है और आरोपों के घेरे में पूरा विद्यालय प्रशासन है, जबकि स्कूल के प्रिंसिपल का कहना है कोई भी सस्पेंशन लेटर नहीं जारी किया गया था। एक्चुअली देखिए, जो घटना हुई है एक थर्सडे की है। ये बच्चा मोबाइल लाया था और शूट कर रहा था, लाइब्रेरी की पीरियड शूटिंग वीडियो बना रहा था। तो वो घटना को हमको लेना है, क्योंकि उससे क्या क्लास का माहौल बिगड़ता है, बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। तो वो चीज़ बुला के तुरंत पेरेंट को बुलाया गया। पेरेंट को बुला के चीज़ें बताई, देखो बच्चा मोबाइल ही नहीं लाया था, वो वीडियो बना रहा था, शूटिंग कर रहा था। तो चीज़ें क्या है, कभी कभी कुछ बच्चे ऐसे मतलब वायरल कर देते हैं। पास्ट में हुआ है कि स्कूल में आके वीडियो बनाते हैं, वायरल कर देते हैं। सर ऐसा क्या था उस वीडियो में जो वायरल करने से डर? बता रहे हैं ना, जो लाइब्रेरियन ने बताया मुझे, वो 2 बच्चे थोड़ी से उलझ रहे थे आपस में और लाइब्रेरियन उसमें समझा रहा था, उस घटना को शूट कर रहा था बच्चा। दूसरी तरफ बच्चे का सुसाइड नोट मिला है, लेकिन उसमें किसी का कोई नाम नहीं है। इस घटना के लिए किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया है। मामले में पुलिस एक्टिव है। उत्पीड़न के आरोपों की जांच के आदेश दिए गए हैं। गार्जियन कब आए, मतलब माता जी अगले दिन यहाँ पर कब आई, इन सभी चीज़ों का एकदम निष्पक्ष रूप से जांच करें। आप जान लें कि इसमें जो भी आरोप लगाए गए हैं उसके लिए कोई एक ऐसी कमेटी बनाए जिसपे कोई आरोप न लगे। और इसके साथ साथ हम भी अपने सीपी साहब के आदेश में आया हूँ और हम भी अपने उच्चाधिकारियों के माध्यम से इसकी प्रॉपर जाँच करेंगे। आप जान लें, मतलब इस फैमिली को, बच्चे को न्याय मिलना चाहिए। मयंक ने रविवार को रात अपने घर पर कमरे से सटी सीढ़ी पर फंदे पर लटककर अपनी जान दे दी। पिता संतोष यादव बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में ही काम करते हैं। बेटा मयंक केंद्रीय विद्यालय बीएचयू का छात्र था। संतोष की बड़ी बेटी तनीषा भी उसी स्कूल में 10वीं कक्षा में पढ़ती है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।